शुभ संध्या आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण में, और हिंदी व्याकरण में हम लोग वाक्य देख रहे थे। तो वाक्य की एक क्लास हो चुकी थी और उसमें हम लोग कुछ चीज़ों को देख चुके थे, जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखे थे वाक्य की परिभाषा देख लिए थे। क्या देख लिए थे? परिभाषा की वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के अंग देख लिए थे। अंग कल समझाया ना, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य हमेशा कर्ता होता है और विधेय हमेशा क्रिया होती है। उसके बाद वाक्य के भेद देख लिए थे, और भेद में हम जो कल देख रहे थे भेद, वाक्य के भेद, और भेद में रचना की दृष्टि से जो थे सरल, मिश्र और एक संयुक्त, इन तीनों को हम लोग देख चुके थे। और सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य जो थे उसमें मिश्र वाक्य की पहचान के क्या चिन्ह होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करेंगे, ट्रिक के माध्यम से आप लोग को समझा दिए थे। अब बच गया है अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद थे। उन 8 को आज सरल भाषा में और एक एक लाइन में समझने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती है। व्याकरण में कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो वर्ण विचार हो, यहाँ तक कि रस अलंकार छंद में भी जो काव्य शास्त्र का चैप्टर कहलाता है, इसमें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं होती है। मूल चीजें होती है व्याकरण को समझना। अगर व्याकरण समझ में नहीं आ रही हो तो उसको समझने का प्रयास कीजिए, दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, ठीक है, लेकिन उसको समझिए, रट्टा मत मारिए। रटने से कभी याद नहीं होने वाला है, और रटा हुआ विद्या कभी कारगर नहीं होता है। आप एग्जाम पास कर जाएंगे लेकिन आपके समझ में कभी नहीं आएगा। वो कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे या बच्चे को बताएंगे? तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो सरल वाक्य तो सरल था ही कि जिसमें मिश्र, सॉरी, जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य हो, यानी कर्ता एक हो या कर्ता में नाम अलग अलग हो, लेकिन अगर क्रिया एक ही हो रही है तो वो सरल वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में आप लोग को बता दिए कि जो, जिससे, जहाँ, जब, ताकि, जब तक, क्योंकि, ये सब रहे तो मिश्र वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में बता दिए और, या, अथवा, तरन, परंतु, किंतु, ये सब रहे, संयुक्त वाक्य होती है। अब हम लोग इस क्लास में देखते हैं अर्थ की दृष्टि के अनुसार वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, इसको हम लोग देख रहे हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद में अगर सबसे पहला देखा जाए तो सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था विधानवाचक वाक्य। विधान वाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होती है और कैसे इसकी पहचान करें कि विधानवाचक हो? विधान का मतलब क्या होता है? देखिए, जिसमें किसी बात के होने की संभावना मात्र होती है वो विधानवाचक का वाक्य कहलाता है। जिसमें किसी बात की होने की संभावना हो, जैसे खाना। खाना एक क्रिया है, मात्र एक ही क्रिया हो रही हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? विधानवाचक वाक्य कहलाता है। एक लाइन में बस इसकी परिभाषा को लिख लीजिए। लिख सकते हैं कि जिससे 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 किसी बात जिससे किसी बात की या सॉरी, बात के हो जाएगा, जिससे किसी बात के होने जिससे किसी बात के होने का बोध हो। बोध हो, बस सरल सा परिभाषा। जिससे किसी बात के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण अगर देखें, जैसे देखें तो जैसे में एक आप लोग को हम तीनों का बता देते हैं। एक सरल वाक्य भी बता देते हैं इससे बना के, एक मिश्र वाक्य भी बना देते हैं और एक संयुक्त वाक्य भी बना देते हैं। जैसे अगर लिखे कि मैं खा चुका, मैं खा चुका, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सरल वाक्य।
सरल या साधारण वाक्य, ये हो गया सरल वाक्य। इसी वाक्य को हम बना दिए, मैं खाना खा चुका, मैं खाना खा चुका, तब वह आया। तो क्या मिल गया, तब वह आया, ये क्या हो गया, ये हो गया मिश्र वाक्य। तब मिल गया, ये क्या हो गया, ये हो गया मिश्र वाक्य। इसी को वाक्य को बना देते हैं, मैं खाना खाया, मैं खाना खाया, मैं खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, और मेरी भूख मिट गई। देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, आपको मिल गया और, ये क्या हो गया, ये हो गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का मतलब दो चीजों को जोड़ दिया गया, संयुक्त वाक्य हो गया। तो ये तीनों को समझने का आसान सा मतलब होता है। अगर सिर्फ एक ही क्रिया और एक उद्देश्य हो, यानी कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, एक ही कर्ता एक ही क्रिया हो, तो वो होता है सरल वाक्य। अगर एक क्रिया हुई उसके बाद फिर किसी दूसरी क्रिया को किया गया, तो जैसे मैं खाना खा चुका, मैं खाना खा चुका हूँ, या मैं खाना खा चुका तब वह आया, यहाँ पे मिल गया तब। तब से क्या हो गया, मिश्र वाक्य, यानी कि एक तो पूर्ण वाक्य है और एक उपवाक्य हुआ। अब यहाँ पे है कि मैं खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, यहाँ पे दो क्रिया होगी, एक तो भूख भी मिट गई और एक खाना मैं भी खा लिया हूँ, यानी इसका प्रभाव इस पर पड़ा, लेकिन जोड़ा किससे गया, और से, इसलिए क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। तो जिससे किसी बात के होने की संभावना होती हो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है विधानवाचक वाक्य। चलिए दूसरा भेद देखते हैं। दूसरा भेद क्या था, निषेधवाचक। दूसरा भेद था आप लोग का निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है मना, निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। यहाँ पे देखिए, इसमें लिख लीजिए, जिससे किसी बात की ना होने का बोध हो, जिससे किसी बात की मत कीजिए, के कर लीजिए, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा निषेधवाचक। उदाहरण से समझिए, इसी वाक्य को अगर फिर बना दें तो बन जाएगा। जैसे लिखे, मैं खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खाया, क्या हो गया, ये हो गया सरल वाक्य। ये क्या कहलाया, ये कहलाया सरल वाक्य। इसी वाक्य को थोड़ा सा संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य में लिखिए। मिश्र वाक्य में क्या हो जाएगा, मैं खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खाया, ये हो गया सरल वाक्य। उसके बाद मैं खाना नहीं खाया तो मेरी भूख नहीं मिटी, नहीं मिटी, ये क्या हो गया, मैं खाना नहीं खाया तो मेरी भूख नहीं मिटी, ये क्या हो गया, ये हो गया मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। और इसीलिए इसी का फिर बना देते संयुक्त वाक्य, मैं खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खाया और मेरी भूख, या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं इसलिए, ठीक है, परंतु किंतु कुछ भी लगा सकते हैं, तो लगा दिए यहाँ पे, मैं खाना नहीं खाया और मेरी भूख नहीं मिटी, नहीं मिटी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया संयुक्त वाक्य। ये आसान होता है, ठीक है, ये हो गया संयुक्त वाक्य। तो आप लोग को इससे बना के इस वाक्य से आप लोग को वो हम समझाना चाह रहे हैं जो मूलतः समझना के लायक है,
कि कौन सा सरल वाक्य होता है, कौन सा मिश्र वाक्य होता है, कौन सा निषेध वाक्य होता है, उसके उदाहरण इसीलिए आप लोगों को कल हम कम दिए थे, क्योंकि यहाँ फिर हम पढ़ा रहे हैं, उदाहरण मिल गया। आप लोग को ये भी समझ में आ गया है ना अब कि मिश्र वाक्य को और संयुक्त वाक्य को कैसे पहचानेंगे। कल उदाहरण इसका कम दिए थे तब पहचाने सीख गए। अब निषेधवाचक के बाद अगर तीसरा हम लोग देखें, तीसरा भेद क्या था? प्रश्नवाचक। तीसरा भेद क्या होता है? तीसरा होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, अगर प्रश्नवाचक की बात कर रहे हैं, की बात करें तो स्पष्ट हो जाएगी प्रश्नवाचक में कि इसको कैसे पहचानेंगे। प्रश्नवाचक में क्या है? जिससे किसी प्रकार के प्रश्न करने का बोध हो, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न का बोध हो। स्पष्ट है, ज़्यादा लंबी चौड़ी परिभाषा बच्चे जैसा नहीं लिखिए कि जिससे किसी प्रकार के प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक। बस समझिए, व्याकरण समझने की चीज़ होती है, रट्टा मारने की नहीं। अब किसी को लग रहा है कि सर ये तो आधा है, आधा नहीं है बाबू। जिससे किसी के प्रश्न का, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न होगा ना, 1 सेकंड, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न का बोध हो, बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। हो गया? उदाहरण से समझ लीजिए अब ज़्यादा उदाहरण नहीं देंगे, अब मिश्र वाक्य सरल वाक्य आप लोग खुद से बनाते रहें, स्पष्ट हो जाएगा। एक वाक्य लिख लीजिए तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्नवाचक। दूसरा उदाहरण लिख लीजिए, तुम कहाँ जा रहे हो? समझ में आ गया? प्रश्न का बोध हो गया ना, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, ठीक है, किस लिए, ये सब प्रश्नवाचक होता है। नंबर 4 पर आइए, इसको फटाफट कीजिए फिर हम लोग वाक्य शुद्धि की ओर चलेंगे। वाक्य शुद्धि पढ़ाना ही मूल मतलब है, और वाक्य शुद्धि आसानी से समझ आ जाए, इसीलिए ये सब चल रही है। चौथा क्या था? चौथा था विस्मयादि। चौथा क्या था? विस्मयादि वाचक वाक्य। देखिए, विस्मयादि वाचक वाक्य क्या होता है? विस्मयादि वाचक वाक्य का मतलब होता है जिसमें किसी विस्मय, आश्चर्य आदि का बोध होता है, उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। विस्मय का मतलब होता है खुशी, हर्ष, ग्लानि, लज्जा, ये सब चीज। और इसका पहचानने का सीधा सा मतलब है कि इसमें विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है, जो चिन्ह होता है विस्मय का, विस्मय का चिन्ह क्या होता है? विस्मय का चिन्ह होता है हिंदी में ये, हिंदी में ये विस्मय का चिन्ह होता है। ये अगर चिन्ह रहे तो विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे जैसे से समझिए, जैसे एक वाक्य लिख दिए यहाँ पे, नहीं परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा कल्याणकारी है आप लोगों के लिए परिभाषा, परिभाषा में क्या हो जाएगा? जिससे, जिससे आश्चर्य, आश्चर्य, हर्ष, दुख, शोक, ग्लानि, ग्लानि आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसमें उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण देखिए, उदाहरण अगर देखें, जैसे जैसे अगर लिख दिए कि हे राम, हे राम यह, हे राम यह क्या हो गया? एक वाक्य ये हो गया। दूसरा वाक्य इसका लिख लीजिए ओह, ओह मेरा
सिर फटा जा रहा है। ओह, मेरा सिर फटा जा रहा है। इससे देखिए विस्मय का बोध हो गया, यहाँ पे विस्मय का चिन्ह आ गया। इसे भी पहचान सकते हैं आप लोग कि विस्मय का चिन्ह आ जाने पर यह विस्मयादिवाचक वाक्य हो जाएगा। कितना हो गया? 4। 4 और बचे हैं ना। नंबर 5, नंबर 5 में लिख लीजिए आज्ञावाचक। नंबर 5 में आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य जिससे आज्ञा का बोध हो, आदेश का बोध हो। लिख सकते हैं जिससे किसी प्रकार के आज्ञा का बोध हो, जिससे किसी प्रकार के आज्ञा का बोध हो। जैसे जैसे में लिख सकते हैं जैसे तुम लिखो, दो तुम जाओ, आज्ञा हो गया, आदेश दे रहा है। नंबर 3, तुम यहाँ आओ, ये सब क्या है? एक प्रकार का आदेश है, कमांड है। ठीक है, तो जहाँ पे किसी प्रकार का आदेश दिया जाता हो, जहाँ पे किसी प्रकार का आदेश हो, जहाँ पे किसी प्रकार का कमांड दिया जाता हो, ठीक है, निर्देश दिया जाता हो, वहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य होता है। ये सब बिल्कुल सरल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर 6 पर आइए, इसको समाप्त कीजिए। सरल के बाद तो कठिन मिलेगा ही। नंबर 6, आज्ञा के वाचक के बाद क्या था? इच्छावाचक था ना। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य का किसे कहते हैं? इच्छावाचक देख लीजिए। अगर इच्छावाचक देख रहे हैं तो लिख सकते हैं इच्छावाचक में जिससे किसी प्रकार की इच्छा, जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो, जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे इच्छावाचक वाक्य बोलेंगे। जैसे अगर देखें तो उदाहरण से समझिए। जैसे तुम परीक्षा में सफल रहो, एक प्रकार की इच्छा है, शुभकामना है। तुम्हारा कल्याण हो, ये क्या है? ये एक प्रकार की शुभकामना हो गई ना, कि तुम्हारा कल्याण हो, मतलब आपका शुभ हो, तुम्हारा मंगल हो, आपका मंगल हो, ये सब क्या हो गया? एक प्रकार की इच्छा हो गई। तो 6 तो हो गए, है ना। आज सबसे पहले क्या देख रहे थे हम लोग? और आज की जो क्लास है, ये कौन सी क्लास है? आज की ये क्लास वाक्य की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हो चुकी थी, दूसरी क्लास है। और आज हम लोग सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो 8 भेद थे उसको देख रहे हैं। तो विधानवाचक, विधानवाचक के बाद निषेधवाचक, निषेधवाचक के बाद प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के बाद विस्मयादि, विस्मयादि के बाद आज्ञा, आज्ञा के बाद इच्छा, इच्छा के बाद नंबर 7 में लिख लीजिए संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक लाइन में देख लीजिए। संदेह का मतलब क्या होता है? संशय, जहां किसी बात पर संदेह या संशय पैदा हो, वहां पे क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य होता है। उदाहरण से समझ जाइएगा एक बार में।
जैसे वह घर चला गया होगा। कन्फर्म नहीं है, संदेह है, संशय है कि वो पहुंच चला गया होगा, एक अनुमान लगा रहे हैं हम, ठीक है। ये पूर्ण रूपेण संतुष्टि नहीं है कि वह घर चला ही गया होगा, बल्कि एक संदेह हो रहा है, एक प्रकार का संशय हो रहा है। दूसरा लिख लीजिए, मैंने उससे कहा होगा। कन्फर्म नहीं है, ठीक है, संदेह है इसमें, इस बात में कि कहा होगा, नहीं भी कहा होगा। तो इस प्रकार का क्या हो रहा है, इस पे यहाँ पे संशय का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जहां इस तरह का भाव उत्पन्न हो वहां पे क्या होता है, वहां पे संदेहवाचक वाक्य होता है। 7 हो गया। अंतिम लिख लीजिए नंबर 8, 8वां और अंतिम था। और अंतिम क्या था, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य कि संकेतवाचक वाक्य क्या होता है। संकेत का मतलब होता है संभावना हो, ठीक है। संकेतवाचक वाक्य में लिख लीजिए कि जहां, ये थोड़ी सी उटपटांग टाइप की है लेकिन समझा देते हैं। जहां, परिभाषा समझ जाइएगा, जहां एक वाक्य, जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य, जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य, जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, निर्भर हो, जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो। नहीं समझे होंगे तो अर्थात में लिख लीजिए, या इसकी दूसरी परिभाषा लिख लीजिए, और ये ज़्यादा मोस्ट है। ऐसे लिख सकते हैं, जिस वाक्य, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। नीचे वाला वाक्य में लिखा देते हैं, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में एक बात, जिस वाक्य में एक बात का होना, जिस वाक्य में एक बात का होना दूसरी बात पर, जिस बात में एक बात, जिस वाक्य में एक बात का होना दूसरी बात पर, दूसरी बात पर, दूसरी बात पर निर्भर हो, निर्भर हो, वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। जिस वाक्य में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो वहां संकेतवाचक वाक्य होता है, वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। ये हो गया आसान आप लोग के लिए कि जहां एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो, वहां क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। एक साधारण सा बात जान लीजिए कि संकेतवाचक का कोई भी वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य कहलाता है, ठीक है। संकेतवाचक का कोई भी वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य होगा। इस लाइन को भी लिख लीजिए कि संकेत वाचक वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य होता है, हमेशा मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, संकेतवाचक वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य, संकेतवाचक वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। अब इसके उदाहरण से समझ लीजिए। संकेतवाचक वाक्य में 2 चीजें तो समझ गए कि जिस वाक्य में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो वहां संकेतवाचक वाक्य होता है, और संकेतवाचक वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य होता है। अब उदाहरण से समझ लीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे जैसे यदि तुम, नंबर 1, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, अवश्य सफल होगे। अब इस वाक्य में देखिए, परिश्रम अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, सफल नहीं होगा। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो गई, और यहाँ मिल गया तो, अगर तो मिल गया तो इससे स्पष्ट समझ में आ गया कि ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लिखिए, यदि, या लिख लीजिए
वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो फसल सूख, वर्षा नहीं होगी तो फसल सूख जाएगा। मिल गया। तो यानी कि वर्षा के कारण ही फसल होगा, और वर्षा नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगा। तो एक वाक्य दूसरी वाक्य पर निर्भर हो गया, और तो मिल गया तो ये मिश्र वाक्य भी हो गया। इसीलिए बता दिए कि जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो वो संकेतवाचक होता है, और संकेतवाचक वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य होता है। स्पष्ट हो गया। तो ये 8 भेद थे इसके, और 8 भेद आप लोग को हम सामान्य भाषा में समझा दिए। परिभाषा रटिए मत, बस अर्थ का समझिए। विधानवाचक वाक्य हुआ कि जिससे किसी बात के होने का बोध हो तो विधानवाचक, और ना होने का बोध हो तो निषेधवाचक। तीसरा, किसी प्रकार के प्रश्न का बोध हो तो प्रश्नवाचक, किसी प्रकार का आश्चर्य का बोध हो तो वो विस्मयादि बोधक वाक्य, किसी प्रकार का आज्ञा, आदेश, निर्देश दिया जाता हो तो आज्ञावाचक, अपनी इच्छा, शुभकामना प्रकट की जाती हो तो इच्छावाचक हो जाता है। किसी बात पर अगर संदेह हो, शंका हो तो संकेतवाचक, संदेहवाचक, और जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो वहाँ संकेतवाचक, और संकेतवाचक वाक्य हमेशा किसमें होता है? संकेतवाचक वाक्य आपकी हमेशा जो होगी वो किस पर निर्भर करती है? वो मिश्र वाक्य हो जाएगी। चलिए, तो ये वाक्य के प्रकार थे, और वाक्य के प्रकार आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लिए हैं। अब हम वाक्य के प्रकार के बाद अब चलते हैं अपने विषय वस्तु पर। और विषय वस्तु क्या है हम लोगों की? विषय वस्तु आप लोगों की जो है वो है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि, और वाक्य में अशुद्धियां किन कारणों से होती है ये जानना जो है वो परम आवश्यक है, कि वाक्य के गठन में होने वाली अशुद्धियां कितने प्रकार की होती है ये जानना है। तो पहले समझ लीजिए कि आज का जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा? वाक्य शुद्धि। कि वाक्य शुद्धि कैसे हम लोग करें। हम लोग तो लिखते हैं वाक्य ही गलत हो जाता है, बोलते हैं तो वाक्य गलत हो जाता है। तो देखिए, वाक्य में जो गलतियां होती हैं हम लोगों से, वाक्य में जो अशुद्धियां होती है उसके अनेक कारण होते हैं। तो जो मूल कारण है उनको जान लेते हैं, और उन कारणों को जानने और उसके समाधान करने के बाद ही वाक्य हम लोगों का ठीक हो पाएगा। ऐसे इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक है, कि आप ये बता दीजिए तो ये ठीक हो गया, वैसा कोई है ही नहीं है। हम तो छोड़ दिए, संसार में कोई नहीं बता सकता है। कि जब तक इन सभी चीज़ों को बारीकियों से नहीं देखा जाएगा वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। तो वाक्य शुद्धि, तो पहले ये जान लीजिए इस चैप्टर में कि वाक्यों का शुद्ध प्रयोग कैसे करें। तो वाक्यों का शुद्ध प्रयोग करने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, काल, पुरुष, ठीक है, ये सभी चीज़ों का जानना परम आवश्यक होता है। जब तक ये सभी चीज़ें नहीं जानेंगे वो नहीं होगा। और वाक्य में अशुद्धियाँ कहाँ होती है तो इसको भी समझ लीजिए। तो वाक्य एक बात लिखिए यहाँ पे कि वाक्य के गठन में होने वाली अशुद्धियाँ, वाक्य के गठन में होने वाली अशुद्धियाँ। तो वाक्य के गठन में अशुद्धियाँ कहाँ होती है ये जान लीजिए। वाक्य के गठन में होने वाली अशुद्धियाँ, तो वाक्य के गठन में आखिर में अशुद्धियाँ होती कहाँ है? जब तक ये चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि ये कहाँ गलतियाँ कहाँ हो गई। अशुद्धियाँ मतलब गलतियाँ, त्रुटियाँ। तो वाक्य के गठन में होने वाली अशुद्धियों को देखें तो ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अशुद्धियाँ कैसे कैसे। तो सबसे पहला जो होता है इसमें वाक्य के गठन में होने वाली अशुद्धियों में जो सबसे पहला अशुद्धि होता है वो कहाँ होता है? वो होता है हम लोगों का पदक्रम दोष कहलाता है। पदक्रम दोष। पदक्रम क्या होता है कि पहले कर्ता, तब कर्म और फिर क्रिया हो गई। अगर कर्ता के बाद क्रिया आ गई और कर्म बाद में होगा तो पदक्रम जो होता है, पदक्रम मतलब स्टेप जो होता है। पद मतलब क्या हुआ? वाक्य में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो पद कहलाते हैं,
ठीक है। अगर वो स्वतंत्र रूप से है तो शब्द हैं, अगर वो वाक्य में आ गए तो क्या हो गए, पद हो गए। तो पद कर्म दोष क्या होता है कि जो पद है यानी कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, ये ना होकर अगर पहले क्रिया हो गई फिर कर्ता हो गया फिर कर्म हो गया, यानी कि ये क्रम जहाँ गड़बड़ाया तो वो पद कर्म दोष कहलाता है। दूसरा दोष होता है पुनरावृत्ति दोष। दूसरी गलतियां क्या होती है, पुनरावृत्ति दोष। पुनरावृत्ति दोष, ये दूसरी प्रकार की गलतियां हैं। तीसरी होती है बर्तनी दोष। तीसरी क्या होती है, बर्तनी दोष। अगर बर्तनी शब्द के लिखने में ही दिक्कत हो रही है तो वो बर्तनी दोष कहलाएगी। चौथी होती है अनुचित शब्द प्रयोग दोष। बिना मतलब का शब्द का प्रयोग कर दिए, अनुचित शब्द प्रयोग दोष, जिसकी आवश्यकता नहीं है वो भी लगा दिए। पांचवी होती है वाच्य दोष। पांचवी क्या होती है, वाच्य, वाक्य नहीं वाच्य, वॉइस जिसको बोलते हैं, वाच्य दोष। छठी होती है भाषिक सांस्कृतिक परंपरा दोष। भाषिक सांस्कृतिक परंपरा दोष। सातवीं जो होती है, सातवीं जो होती है वो होती है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह संबंधी दोष। प्रत्येक को बारीकी से देखेंगे। आठवीं होती है अधिक पद संबंधी दोष। अधिक पद संबंधी दोष। और नौवीं जो होती है, नौवीं और महत्वपूर्ण है, नौवीं होती है व्याकरण संबंधी दोष। अब बोलिएगा सर ये क्या था, ये सभी तो व्याकरण ही हैं, तो नहीं, व्याकरण संबंधी दोष। अगर व्याकरण संबंधी दोष देखा जाए तो व्याकरण संबंधी दोष में फिर इसके अनेक प्रकार होते हैं। जैसे व्याकरण संबंधी दोष में जो पहला होता है वो होता है वचन संबंधी दोष। वचन संबंधी दोष पहला। दूसरा होता है लिंग संबंधी दोष। दूसरा लिंग संबंधी दोष, लिंग संबंधी दोष। तीसरा, इतना लिखिए पहले, वाक्य के गठन में होने वाले अशुद्धियों में पदक्रम दोष, पुनरावृत्ति दोष, बर्तनी दोष, अनुचित शब्द प्रयोग दोष, वाच्य दोष, भाषिक सांस्कृतिक परंपरा दोष, विराम चिन्ह संबंधी दोष, अधिक पद संबंधी दोष, व्याकरण संबंधी दोष। और व्याकरण संबंधी दोष में वचन संबंधी दोष, लिंग संबंधी दोष दूसरा हो गया। नंबर 3 इसी में लिखिए कारक संबंधी दोष। कारक संबंधी दोष। नंबर 4 क्रिया संबंधी दोष। क्रिया संबंधी दोष। चौथा, पांचवा सर्वनाम संबंधी दोष। सर्वनाम संबंधी दोष 5। और छठा लिख लीजिए क्या क्या हो गया, वचन हो गया, वचन के बाद लिंग हो गया, वचन लिंग हो गया, कारक हो गया, क्रिया हो गई, सर्वनाम हो गया। तो ये 5 ही होते हैं ना, ये 5 ही होते हैं। तो इतने प्रकार के दोष होते हैं। ये मुख्य दोष जो होते हैं वो 9 हैं। और 9 में जो व्याकरण संबंधी दोष है, व्याकरण के अंतर्गत वचन, लिंग, कारक, क्रिया और सर्वनाम संबंधी दोष होते हैं। और इन दोषों को ठीक कर लेना जो होता है तो वो कहलाता है
क्या, तो वो कहलाता है वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि हमको करने के लिए इन सभी चीज़ों को जानना परम आवश्यक है। जब तक हम वाक्य शुद्धि को पढ़ेंगे और वाक्य शुद्धि में ये नहीं जानेंगे कि वाक्य में अशुद्धियाँ कहाँ हुई है, तो वाक्य के गठन में होने वाली अशुद्धियाँ देखेंगे तो अशुद्धियाँ इतना ही होती है, और इन अशुद्धियों को ठीक कर लेना वाक्य शुद्धि कहलाता है। स्पष्ट हो गया कि ये जो ये प्रकार के दोष हुए, मुख्य दोष 9 हो गए, 8 और 9वां के फिर ये कितने प्रकार हो गए, 9वां के फिर ये 5 प्रकार हो गए। तो इनमें जो अशुद्धियाँ होती है, अगर इन अशुद्धियों को ठीक कर लिया जाएगा तो वो कहलाएगा वाक्य संबंधी दोष। ठीक है, तो इन चीज़ों को ठीक कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वाक्य स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पदक्रम संबंधी दोष है, और पदक्रम संबंधी दोष में उसके बाद पुनरावृत्ति दोष, पदक्रम के बाद पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति के बाद बर्तनी, बर्तनी के बाद जो है ये अनुचित शब्द प्रयोग दोष है। इनको प्रत्येक को एक एक को देखेंगे और एक एक के बहुत सारे उदाहरणों को देखेंगे। ठीक है, और उन्हीं उदाहरणों में परीक्षा में भी आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे, अलग कुछ उदाहरण नहीं होते हैं। परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो किसी श्रेष्ठ बुक जो हिंदी की है, जैसे कामता प्रसाद गुरु की जो बुक है हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, तो उन्हीं के बुक से प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं और उनमें जो त्रुटियां होती है या उससे संबंधित त्रुटियां, अगर उन वाक्यों को ठीक करना बता देंगे तो वह स्पष्ट हो जाएगी। तो प्रत्येक को वाक्य शुद्धि में प्रत्येक को हम लोग एक एक करके देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम लोग पदक्रम संबंधी दोष देखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, व्याकरण की क्लास है इसलिए ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। तो अगले क्लास में पदक्रम संबंधी दोष को देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।